हेलो बच्चों। और क्या कर रहे हो आप? आजकल कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? पढ़ाई अच्छे से करते रहो, मेहनत करते रहो और थोड़ी मस्ती भी कर सकते हो कभी कभी, लेकिन पढ़ाई के बाद, पहले पढ़ाई के पहले नहीं, है ना? तो मस्ती, मौज मस्ती भी आपको, बच्चों के लिए सभी चीज एक प्लान बनाओ, लाइक डे टू डे। उसमें पढ़ने का भी समय निकालो और खेलने का भी समय निकालो, और और अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय करते हुए करते रहो। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 12th का जो है, उसका नाम है डायल्यूट सोल्यूशन। तो डायल्यूट सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का, 12th की केमिस्ट्री का। तो डायल्यूट सोल्यूशन को, आज डायल्यूट सोल्यूशन का ये पहला लेक्चर है, आप इसको देखो। इसमें डायल्यूट सोल्यूशन सोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, इसके कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीजों को आप अच्छे से कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है सोल्यूशन। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है ना? तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी सोल्यूशन के अंदर जो बाहर से मिलाते हैं वो चीज क्या होती है, सोल्यूट होती है, और जिस चीज में मिलाते हैं उसका नाम सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे बच्चों, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज टू बी डिजॉल्व, विच इज टू बी डिजॉल्व। जिस चीज को डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, और इन विच इट इज डिजॉल्व इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसमें डिजॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। इन विच इट इज डिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। सोल्यूशन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक डायल्यूट सोल्यूशन होता है, एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बच्चों, डायल्यूट सोल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो डायल्यूट सोल्यूशन क्या होते हैं? ठीक है, तो डायल्यूट सोल्यूशन जो होते हैं, जिसको आप कर सकते हो, जिसके आप नाम से समझ सकते हो कि इसमें मेन पार्ट जो सॉल्वेंट का होता है, और उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है बहुत ही कम होता है। तो इसमें आप कर सकते हैं इन विच लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, तो सोल्यूशन इन विच लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, लेस अमाउंट ऑफ solute is present is dilute solution। जिसमें लेस अमाउंट ऑफ solute प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड dilute solution। और दूसरा इसमें होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में आप देखोगे तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ solute प्रेजेंट होता है, solute का अमाउंट ज्यादा होता है। तो इसमें आप कह सकते हो इन विच सोल्यूशन इन विच large amount of solute is present, large amount of solute is present। solute का अमाउंट ज्यादा होता है, वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कंसंट्रेटेड टर्म्स, देखेंगे बच्चों, कंसंट्रेटेड टर्म्स। कंसंट्रेटेड टर्म्स या कंसंट्रेशन टर्म भी कह सकते हो आप इसको, कंसंट्रेशन टर्म। किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन को निकालने के लिए काफी सारे मेथड हो सकते हैं। उसमें पहला मेथड है दैट इज मोलरिटी, है ना? फर्स्ट इज मोलरिटी, है ना? तो पहला मोलरिटी को देखते हैं। मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट की जाती है ये, है ना? इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना? सोल्यूट के मोल्स लेते हैं इसके अंदर, है ना? जिसको आप कह सकते हो वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय molecular weight of the solute divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter। ये होती है मोलरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो 9.8 ग्राम H2SO4 250 सेंटीमीटर के सोल्यूशन में डिजोल्व किया गया है। तो सोल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकालेंगे? तो इसको देखो, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों। तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो मोलरिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसमें मोल कितना हो जाएगा? 9.8 अपॉन 98। तो मोलरिटी हो जाएगी इसके अंदर, जिसकी 9.8 अपॉन 98 इसका मोल ऑफ द सोल्यूट हो जाएगा। और इसका लीटर में कन्वर्ट करें तो 250 ml यानी 250 अपॉन 1000। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलरिटी निकाल लेंगे और इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम करेंगे। और देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे है बच्चों, इसमें मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालना है। इसमें 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 है। 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब आप समझ सकते हो, 15% सोल्यूशन ऑफ 15% ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 जो कह सकते हो, 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 दैट विल बी दी 15 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ है ना, यानी आप कह सकते हो 15% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब होता है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो आप इसको लिख सकते हो 15 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। हंड्रेड ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसकी मोलरिटी हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? मोलरिटी निकालने का तरीका ये होगा 15 अपॉन 98। ठीक है, ये मोल ऑफ द सोल्यूट हो जाएगा। और 100 ग्राम सोल्यूशन है तो इसकी वॉल्यूम निकालना पड़ता है, वॉल्यूम में लीटर निकालना होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर मास जो सोल्यूशन का मास जो है वो 100 ग्राम है, तो 100 अपॉन 1.02 हो जाएगा। ये ml में हो जाएगा। और स्प्लिट में बदलने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मोलरिटी हो जाएगी बच्चों। तो आज आप 100 ग्राम सोल्यूशन था, उसको डेंसिटी डिवाइड किया तो वॉल्यूम इन ml आया, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, इस तरह के थोड़े क्वेश्चन मोलरिटी के फॉर्म में आपको मिला करते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म वो आती है मोलरिटी। मोलरिटी तो किसके नंबर पर आती है? मोलरिटी। मोलरिटी जो है इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। इसको आप ऐसा कर सकते हो, मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, इसमें सोल्यूट का मोल लेते हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट का मास लेते हैं, सोल्यूशन नहीं है। जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये ध्यान रखना बच्चों इसके अंदर। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं। फिफ्टीन परसेंट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 की मोलरिटी निकालनी है बच्चों आपको। तो इसमें देखो 15%, जैसा कि आपको मैंने बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में कि 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO का मतलब ये होता है 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। इसका मतलब ये होता है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन यानी सोल्यूशन के 100 ग्राम में 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। यानी सॉल्वेंट का वेट इसमें हम क्या ले लेंगे? देखो, क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन जो होता है दिस इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, सोल्यूट का मास 15 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? सॉल्वेंट इज इक्वल टू 85 ग्राम होगा, सॉल्वेंट इज 85 ग्राम। ठीक है, ठीक है। इस पर, तो इसमें इसका कितनी मोलैलिटी कितनी आएगी? ठीक है, तो मोलैलिटी इसकी जो आ जाएगी जैसे 15/98, और सॉल्वेंट का वेट 85 ग्राम है तो किलोग्राम में बदल देंगे, 85 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये मोलैलिटी हो जाएगी। अब आप देखो इस क्वेश्चन में डेंसिटी का कहीं यूज नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है जब क्वेश्चन में डेंसिटी कुछ अनदर टर्म दिए रहते हैं तो बच्चे ये सोचने लगते हैं कि इसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा, लेकिन आप देख सकते हो किसके अंदर है ना, डेंसिटी का कोई यूज नहीं हुआ है, सिर्फ हमें ऐसे मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम चाहिए था, इसलिए 85 से डिवाइड कर दिया, 85 डिवाइड बाय 1000। किस तरह से मोलैलिटी निकालते हैं बच्चों, इसको भी पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो देखो 1 लीटर सोल्यूशन है आपके पास और 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें कह सकते हो कि 93 ग्राम ऑफ H2SO4, 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है वो आप लिख सकते हो पहले, 93% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ 93 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें मोलैलिटी हम कैसे निकालेंगे, देखो सोल्यूट का मास जो है, मास ऑफ द सोल्यूट जो दिया हुआ है आपको बेसिकली इक्वल टू 93 ग्राम है। मास ऑफ द सॉल्यूशन की बात करते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 100 ml सोल्यूशन है तो 100 इंटू 1.84, यानी 100 इंटू 1.84 आप कह सकते हो 184 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 184 माइनस 93 इक्वल टू 91 ग्राम। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सोल्यूट, यानी कि 93 अपॉन 98, और सॉल्वेंट का वेट 91 ग्राम है तो 91 अपॉन 1000, तो ये मोलैलिटी आ जाएगी बच्चों इससे। इस तरह से मोलैलिटी निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हमें यूज, कभी कभी आपको क्वेश्चनों में एग्जामिनेशन में मोलैलिटी दी गई है तो मोलैलिटी निकालनी होती है, या मोलैलिटी दी गई तो मोलैलिटी निकालनी होती है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, वो देखेंगे बच्चों हम, है ना। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, मोलैलिटी एम एंड मोलैलिटी स्मॉल एम, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे बच्चों हम। इसमें देखो रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप इज डेंसिटी अपॉन मोलैलिटी इक्वल टू 1 बाय मोलैलिटी प्लस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन 1000। ये रिलेशनशिप होता है बच्चों, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहाँ पर डी इज दी डेंसिटी इन ग्राम पर ml, डी इज दी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ठीक है, m इज दी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और स्मॉल m इज दी मोलैलिटी, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो ये आपको इस पर यूज करके कोई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ इससे बेस्ड। ठीक है, इसको पहले आप पॉज करके नोट कर लो। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 5 मोलर solution of H2SO4 having
डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, इसमें देखो क्या रिलेशनशिप होगा इसके अंदर। देखो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप शॉर्ट में भी कर सकते हो और एक इसका बड़ा मेथड भी है। जैसे आपको ये क्वेश्चन अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है, जैसे जेई और नीट में आता है, जेई मेंस और नीट में आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे करेंगे, डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू 1 बाय मोलैरिटी प्लस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ये होगा डेंसिटी। इसमें जो है 1.25 है, आप जैसा कि देख रहे हो। मोलैरिटी आपका 5 है, इक्वल टू 1 बाय मोलैरिटी प्लस ये एक्स्ट्रा सपोर्ट सोल्यूशन है, तो इसका जो मोलर मास होगा वो 98 होगा, तो 98 अपॉन 1000। इसको सॉल्व करके वी विल गेट द मोलैरिटी। ठीक है, इसी फर्स्ट मेथड आप ध्यान रखना बच्चों, ये फर्स्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड हम देखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक सेकंड मेथड इसमें देखें तो कैसे करेंगे बच्चों। देखो सेकंड मेथड देखते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू 5 है, दिस इक्वल टू मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमको मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इस तरह क्वेश्चन हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो डिनोमिनेटर का टर्म होता है उसको 1 ले लेते हैं, है ना। तो उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती है। आप उसमें कोई दूसरा भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मैं 1 ले रहा हूँ, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आंसर वही आएगा। लेकिन 1 लेने से क्या क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई वे में होगा, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। ये 1 लीटर है, ठीक है। तो मोल ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपन मॉलिक्यूल का मास, यानी 5 इंटू 98, यानी 490 ग्राम के करीब आ जाएगा। सॉल्यूट का मास आ गया। और आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लिया है, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन की बात करेंगे अगर हम, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा 1.25 इंटू लीटर, यानी कि डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है, तो ये 1000 ml हमने लिया हुआ है, तो 1000 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट आपका इससे हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट दिस इज इक्वल टू 1250 माइनस 490। ठीक है, इसलिए अब आपका क्या होगा, अगर हम इसकी मोलैरिटी निकालना चाहें तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप देख रहे हो 5 है, इसमें दिया हुआ है, और सॉल्वेंट का मास कितना है 1250 माइनस 490 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये मोलैरिटी आ जाएगी बच्चों, मोलैरिटी दैट इज स्मॉल m, इसी मोलैरिटी। इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सेकंड मेथड द्वारा कर सकते हैं, खास करके जब आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, चूंकि चैप्टर 12th के बोर्ड से रिलेटेड है, तो जब आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। वो फॉर्मुला वाला मेथड तब आप अप्लाई करोगे जब आपको एंट्रेंस में आता है, जेई और नीट में आता है क्वेश्चन, तब आप उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें। आप देखो, जैसे मान लो कोई सोल्यूशन है, उसकी कुछ अपनी मोलैरिटी दी गई है, हेडिंग कहते हैं मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। जैसे मान लो एक सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, सोल्यूशन, इसकी मोलैरिटी m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है,
और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कुछ वाटर को मिला रहे हैं, कुछ इसमें मिला रहे हैं, है ना, बाहर से हम इसमें वाटर को मिला रहे हैं, वाटर को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसमें वाटर को मिलाया है, तो अब इसकी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो V2 हो जाएगा, और इसकी मोलरिटी अब जो हो जाएगी M2 हो जाएगी, जो वाटर को ऐड करने के बाद, है ना, वाटर को ऐड करने के बाद ये इसका V2 M2 होगा। तो इन दोनों में रिलेशन, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के मोल तो कांस्टेंट रहते हैं, हाँ, सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट रहते हैं, तो मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो सॉल्यूट के मोल अगर कांस्टेंट रहेंगे तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। यानी आप इसमें कह सकते हो, क्या कह सकते हो, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2। इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों। हाँ तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% एस्टो सपोर्ट, डेंसिटी दी गई है, इसका वॉल्यूम निकालना है, 1 लीटर ऑफ 80% 20% एस्टो सपोर्ट, इसका डेंसिटी दी गई है। तो देखो आपको बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन, इसमें 80% एस्टो सपोर्ट है, तो इसकी अपनी कुछ मोलरिटी होगी, इसकी मोलरिटी M1 होगी मान लेते हैं, और 20% एस्टो सपोर्ट अगर वेट वॉल्यूम तो इसकी मोलरिटी M2 होगी, इसका वॉल्यूम V2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम V1 निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम बच्चों वैसे ही करेंगे जो अभी मैम ने आपको बताया, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो सबसे पहले अगर M1 निकालने हैं तो M1 क्या हो जाएगा, इसके अंदर 80% H2SO4, ठीक है। तो 80% H2SO4 जो है ये मास अपॉन मास है, तो इसकी मोलरिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी मोलरिटी M1 जो होगी, है ना, ये वेट बाय वेट दिया हुआ है, तो 80 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी 80 अपॉन 98, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास इसमें जो है वो 100 ग्राम सोल्यूशन का है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, दिस इज 1.8 दिया हुआ है, इंटू 1/1000, ये M1 आपको निकालना है, ठीक है। और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, M2 इक्वल टू, इसमें जो इसका 20% H2SO4 है, तो 20/98, 20/98 वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी यानी 100/1.25 डेंसिटी दी गई है, इंटू लीटर में बदलने के लिए 1/1000 कर देंगे इसको, और V2 आपको जो दिया है दिस इज इक्वल टू 1000 ml यानी 1 लीटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये M1 पता चल गया बच्चों, M2 पता चल गया, V2 पता चल गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2 कर देंगे, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अब नया कंसंट्रेशन टर्म इसके बाद आ रहा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, वो देखेंगे हम बच्चों, मोल फ्रैक्शन, हेडिंग देते हैं मोल फ्रैक्शन। ये सोल्यूशन 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, Na, Nb एंड Nc, ठीक है। ए बी सी से मिलकर बना हुआ है सोल्यूशन, A प्लस B प्लस C। तो इसमें मोल फ्रैक्शन हम किसी भी इसका A का निकालना हो या B का निकालना हो या C का निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, XA इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ये हो जाएगा। और फिर XB हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। इसमें ध्यान रखना बच्चों, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं तो यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वही का मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, और इन तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, XA प्लस XB प्लस XC डिवाइड इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, वो देखेंगे हम।
तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे मोल फ्रैक्शन दिया होता है तो मोलिटी निकालनी होती है, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं आपको बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, देखो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो दिया हुआ 0.85 दिया हुआ, यानी वाटर जो है यहाँ पर सॉल्वेंट है और सॉल्यूट इसमें H2SO4 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 0.85 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 0.85 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.85, यानी कि क्या हो जाएगा 0.15 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि मोल हमें निकालना बेसिकली मोलैलिटी है, ध्यान रखना। तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मोलैलिटी इक्वल टू मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो आप इसमें आप कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 0.15 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू 0.15 होगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू हो जाएगा 0.1 मोल 5 मोल इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 0.15 इंटू मोल्स ऑफ वाटर, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 0.85 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1.15 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर का जो रेशियो होगा दिस इज इक्वल टू कितना होगा 0.15 अपॉन 0.85 हो जाएगा, यानी आप इसको कहते हैं 3/17। ठीक है, 3/17। अब देखो मोल्स ऑफ H2SO4 आपको वेट ऑफ द सॉल्वेंट के नाम सुनाना है, तो वेट ऑफ द H2O इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है वाटर का, इक्वल टू 3/17। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वेट ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू 3/17 इंटू 1/18, ये हो जाएगा। और इसको अगर आपको मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों दिस इज द मोलैलिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, है ना। तो मोलैलिटी ऑफ H2SO4 जो हो जाएगा, मोलैलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 3000 अपॉन 17 इंटू 18, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है नॉर्मेलिटी। थर्ड देखिए नॉर्मेलिटी। इसमें देखो जैसे हमने मोलैलिटी की आपसे बात करी थी आपसे, तो मोलैलिटी में हम क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट लेते थे, इसमें हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट लेते हैं। ये थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेट ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इनटू एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर को मुझे लेगा, है ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, है ना, इसको आप ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे बच्चों की, एन फैक्टर एसिड के लिए उसकी बेसिटी होती है ना, बेस के लिए उसकी एसिडिटी होती है, और साल्ट के लिए उस पर चार्ज जो प्रेजेंट होते हैं वो होती है बेसिकली। तो ये क्या होता है, दैट इज दी
ये जो टर्म अंदर का आ रहा है आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इक्वल टू मोलरिटी है ना, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये आप कह सकते हो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सब बच्चों। तो इसमें मोलरिटी दी रहती है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। इसको रब कर दूं बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है, जैसे जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है ना, मैग्नीशियम है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, +2 चार्ज होता है, आपको पता ही होगा। इसमें +1 होता है, इसके अंदर +1 होता है, इसके अंदर +2 होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम अगर आपको निकालना हो तो एटॉमिक मास अपॉन 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2। ये होगा बच्चों। ठीक है, तो इससे हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब देखें, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड अगर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। अब देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट मास अगर एसिड का निकालना हो तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड दिस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन इट्स बेसिसिटी। मोलिकुलर मास अपॉन इट्स बेसिसिटी। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, जैसे मान लो H3PO4 है, ठीक है, H3PO3 है, H3PO2 है, H3BO3 है। इसमें हम देखें, अगर मान लो तो सबसे पहले H3PO4 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट मास अगर हम H3PO4 की बात करें तो इसमें क्या होता है, दैट इज 3 H इसमें रिप्लेसेबल हो सकते हैं। जो H इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा होता है इससे पूरी रिप्लेसेबल होता है। तो इसमें 3 H जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये तीनों रिप्लेसेबल हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 दिस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से H3PO3 को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, P डबल बॉन्ड O H OH OH ऐसा होता है। तो इसमें देखो, ये जो H है ये H रिप्लेसेबल नहीं है, दिस इज नॉट रिप्लेसेबल, क्योंकि ये फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है। सिर्फ ये दोनों H रिप्लेसेबल होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 दिस इज इक्वल टू m/2। ठीक है, दो H इसमें रिप्लेसेबल है। वही तो H3PO2 की बात करें अगर हम,
इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 दिस इक्वल टू m/1। सिर्फ इसमें यही एचएस में रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये दोनों एचएस रिप्लेसमेंट नहीं होंगे क्योंकि वो फास्फोरस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह H3PO3 की बात करते हैं तो बच्चों ये जो होता है आप ध्यान रखना, दिस इज नॉट आर्डिनस एसिड, दिस इज लुईस एसिड। दिस इज लुईस एसिड, ध्यान रखना बच्चों, लुईस एसिड, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये बाकी जो तीनों थे वो आर्डिनस एसिड थे, क्योंकि ये तीनों ही H+ रिलीज करते थे, आर्हेनियस एसिड। ठीक है, तो इस केस में लुईस एसिड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, BOH3। अब इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, मान लो इसके अंदर वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होता है, ये वाटर का OH माइनस एसिड, तो ये इसका ऑक्टेट आप देख रहे हो कंप्लीट नहीं है बच्चों, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 से शेयर कर रखे हैं, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये जब भी वाटर के सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो ये वाटर से OH माइनस आयन को ले लेता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ये OH माइनस आयन को ले लेता है, इट विल फॉर्म BOH4 माइनस, और दैट इज प्लस H+। इक्वल मास ऑफ H3BO3 जो हो जाएगा इक्वल टू m/1 होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि H+ आयन रिलीज कर रहा है ओवरऑल, तो इसलिए m/1 होगा। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का ये तरीका होता है, ये इसकी बेसिटी है। इस तरह से हम डिफरेंट एसिड्स के इक्विवेलेंट मास को निकाला करते हैं। इसको भी पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। उसके बाद देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, अगर हम बात करते हैं तीसरा इसमें है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। दिस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो देखो बेस जितना OH माइनस आयन निकालता है वो उसकी बेसिटी होती है बच्चों, या जितना H+ आयन ले लेता है वो भी उसकी एसिडिटी होती है। जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये 2 OH माइनस आयन को निकालेगा बच्चों यहाँ से, तो इसकी एसिडिटी जो हो जाएगी दैट इक्वल टू 2 होगी, एसिडिटी इक्वल टू 2, एसिडिटी 2 हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब जैसे मान लो अमोनिया बेस है, तो अमोनिया क्या करता है, अमोनिया अगर बेस अगर आप देखो तो इसमें लोन पेयर होता है, लुईस बेस है ये, तो ये H+ आयन को लेता है, इट विल फॉर्म NH4+। तो इसकी भी एसिडिटी क्या होगी, क्योंकि एक H+ आयन को ले रहा है, तो एसिडिटी हो जाएगी इसकी अमोनिया की कितनी हो जाएगी, एसिडिटी इक्वल टू 1, एक H+ आयन ले रहा है ये। तो किसी बेस की एसिडिटी जो होती है, जितना OH माइनस आयन दे सकता है या जितना H+ आयन ले सकता है वो दोनों ही उसकी एसिडिटी कहलाएगी, बेस की एसिडिटी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। दिस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ये होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लो लेते हो K2SO4 है, एक सॉल्ट है, तो K2SO4 में टोटल चार्ज कैटायन एनायन पर कितने हैं, कैटायन एनायन पर चार्ज हमेशा इक्वल होंगे, तो 2K प्लस प्लस सल्फेट आयन, ये टोटल चार्ज हो जाएगा इसके अंदर 2 होगा, 2 होगा इसके अंदर। तो आप कह सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ K2SO4 इक्वल टू, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ K2SO4 दिस इज इक्वल टू m/2। ठीक है,
अब जैसे मान लो आप एक सॉल्ट लेते हो लाइक CA3PO4 ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट की बात करेंगे, तो इसमें टोटल चार्ज कैटायन पर कितने हैं इसको हम अगर देखें तो 3 कैल्शियम आयन 2 फॉस्फेट आयन है, तो टोटल चार्ज 6 है। यानी आप कह सकते हो इक्वल मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इक्वल टू इक्वल मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इक्वल टू m/6 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसके सॉल्ट के निकालते हैं, इक्वल वेट निकालते हैं। ऐसे भी सॉल्ट आपने देखा, जिसको रब करता हूं आप इस पर नोट कर सकते हो। तो देखो नॉर्मलिटी हम कैसे निकालेंगे बच्चों, नॉर्मलिटी इक्वल टू जैसा भी आपने देखा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगी बच्चों वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो 9.8 अपॉन इक्वल मास इसका हो जाएगा H2SO4 का भी बताया मैंने आपको 98 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 250 ml यानी 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये नॉर्मलिटी हो जाएगी H2SO4 की। ठीक है बच्चों, अब देखो उसके बाद एक थोड़ी चीज और आती है इसमें बच्चों, एक कैलकुलेटेड नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की नॉर्मलिटी हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें पहला केस लेते हैं, इसमें कुछ केसेज होंगे। केस 1, एसिड रिएक्ट विद एसिड, एसिड इज रिएक्टेड विथ एसिड। मान लो एक एसिड इसका नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1 है, दूसरा एसिड है जिसकी नॉर्मलिटी N2 वॉल्यूम V2 है। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों ही एसिड के फॉर्म में है, तो इसमें हम N1V1 प्लस N2V2 लिखेंगे। यानी इस केस में क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N इंटू V1 प्लस V2, ये हो जाएगा। आइडेंटिटी सोल्यूशन जो नॉर्मलिटी होगी वो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है बच्चों, केस 2 अगर हम देखें, बेस इज रिएक्टेड विथ बेस अगर हम बात करते हैं, बेस इज रिएक्टेड विथ बेस, इसमें भी अगर मान लो एक बेस है जिसकी नॉर्मलिटी N1V1 है, दूसरा बेस है इसकी नॉर्मलिटी N2V2 है, इस दोनों की रिजल्टिंग सोल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N इंटू V1 प्लस V2, ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे बच्चों। अगर मान लो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, केस नंबर 3 देखेंगे। इसके बाद हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो एसिड जैसे मान लेते हैं एसिड है, इसकी नॉर्मलिटी N1V1 है, दूसरे में एक बेस है जिसकी नॉर्मलिटी N2V2 है। ठीक है, अगर मान लो N1V1 ग्रेटर देन N2V2 है, N1V1 ग्रेटर देन N2V2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, N1V1 तो इसका मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक होगा, या एसिडिक होगा आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा,
तो इसमें हम क्या करेंगे, N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू N इंटू V1 प्लस V2 होगा। इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और अगर इसी में अगर N2V2 ग्रेटर देन N1 है, इसमें रिलेटिव सॉल्यूशन एसिडिक होगा, यानी नॉर्मलिटी H प्लस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर यहाँ पर N2V2 ग्रेटर देन N1V1 होगा, N2V2 माइनस N1V1 इक्वल टू N इंटू V1 प्लस V2। और इसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा ये OH माइनस आयन होगा। ठीक है, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन आएंगे बच्चों, है ना। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों इसमें 3 केसेस हैं, आप देख रहे हो कि इसमें पहला एसिड विथ एसिड है, दूसरे में एसिड विथ बेस है, तीसरे में भी एसिड विथ बेस है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ए वाला पार्ट देखते हैं। ये एसिड विथ एसिड है, एसिड प्लस एसिड वाला केस है आपका। इसमें हम क्या करेंगे, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N इंटू V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 100 इंटू 0.2 प्लस 50 इंटू 0.1 इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 100 प्लस 50, ये हो जाएगा। इससे नॉर्मलिटी निकाल लेंगे हम बच्चों। बी वाले केस में क्या होगा, एसिड विथ बेस है, एसिड प्लस बेस है इसके अंदर। इसमें आप देख सकते हो कि N1V1 जो होगा, N1V1 100 इंटू 0.1 होगा, N2V2 100 इंटू 0.2 है, तो N2V2 ग्रेटर देन N1V1 है इस केस में। इसमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा, आप जैसा कि समझ सकते हो। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो 100 इंटू 0.2 माइनस 100 इंटू 0.1 इक्वल टू N इंटू 100 प्लस 100 होगा। ये नॉर्मलिटी किसको डिपेंड करेगी, OH माइनस कंसंट्रेशन को डिपेंड करेगी। ठीक है, और सी वाला केस अगर हम देखें बच्चों, तो सी वाले केस में क्या होगा, इसमें देखो इसकी मोलरिटी की मैंने 100 इंटू सीसी ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 है। इसकी नॉर्मलिटी अगर हम बात करेंगे तो इसमें N1V1 कितना हो जाएगा, 0.2 नॉन फैक्टर 2 होगा इसका, इंटू 100 ये होगा। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें 100 सीसी इंटू 0.1 मोलर NaOH है, तो ये N2V2 जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1 हो जाएगा। एन फैक्टर 1 होगा इसके अंदर, NaOH का एन फैक्टर 1 है, तो इसमें रिलेटिव सॉल्यूशन क्या हो जाएगी इसके अंदर, इस बार क्या होगा, N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू N इंटू V1 प्लस V2 देखेंगे, तो हो जाएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 100 माइनस 100 इंटू 0.1 दिस इज इक्वल टू N इंटू 200। इससे नॉर्मलिटी निकाल देंगे हम इसके अंदर, दिस इज नॉर्मलिटी ऑफ H प्लस होगी क्योंकि H प्लस आयन ज्यादा है इसके अंदर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पहला लेक्चर था लिक्विड सोल्यूशन का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके अंदर हेनरीज लॉ देखेंगे, उसके हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सब देखेंगे इसके अंदर कमिंग लेक्चर्स में। तो आई होप आप लोग काफी अच्छा समझ रहे होंगे, आगे भी ये भी आपको इसी तरह से करते रहना। ठीक है, थैंक यू।